हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शन के टाइप्स देखे थे, जो कि हमने 5 टाइप्स थे। और उसके बाद हमने उसका जो फर्स्ट था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होते हैं, उसके एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे। और सबसे पहले हम आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल जो रिएक्टेंट होता है वो स्प्लिट हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट में। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। दोज रिएक्शंस in which a single reactant split up into 2 or more simpler substances और प्रोडक्ट कह सकते हैं हम। Those reaction in which a single reactant split up into 2 or more simpler substances or product are known as decomposition reaction. तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा सिंपल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से और सनलाइट की हेल्प से, इन तीन से क्या होती है? वो कोई भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं नेक्स्ट एरो में। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। डीकम्पोजिशन रिएक्शन आर कैरिड आउट बाय हीट से हो सकती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? अगर कोई ऐसी रिएक्शन, ऐसी डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो हीट से हो रही है, उसको हम थर्मल रिएक्शन कहते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन बोलते हैं। रिएक्शन, ठीक है। हीट से हो सकती है कोई रिएक्शन, और किससे हो सकती है? इलेक्ट्रिसिटी से। कोई भी एक जो सिंपल सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक हो सकता है। तो इलेक्ट्रिसिटी से जो होता है उसको हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है वो है सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। तो सनलाइट की हेल्प से। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन जो है वो कभी भी कब हो सकती है? हम अगर उसको हीट दें, एक जो सिंगल प्रोडक्ट है उसको, और या फिर इलेक्ट्रिसिटी के साथ, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हो सकती है या फिर सनलाइट की हेल्प से हो सकती है। तो इसके बाद हम अब इनके बारे में एक एक के लेके हर एक के एग्जाम्पल देखेंगे। यानी कि डीकम्पोजिशन बाय हीट, डीकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड देन सनलाइट। तो सबसे पहले हमारा क्या है? डीकम्पोजिशन बाय हीट। तो डीकम्पोजिशन बाय हीट या फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट, वही लिख देते हैं, ज्यादा बेटर होगा। रिएक्शन बाय हीट। तो हीट से कैसे हम इसको मतलब देख सकते हैं कि कैसे हीट की हेल्प से हम कैसे कोई डीकम्पोजिशन रिएक्शन करा सकते हैं। एक बेसिक सा एग्जांपल है जो हमने
अपनी जो प्रीवियस क्लासेस है उसमें बहुत बार लिया है, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें तो। चलो तो एग्जांपल लेते हैं हम। एग्जांपल फर्स्ट इसका, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट heated to form calcium oxide and carbon dioxide gas is formed या evolved। जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगी वो रिएक्शन क्या होगी, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम हीट करें, अब हीट करेंगे तो हीट के लिए हम क्या हीट लिखें, इतना बड़ा तो बार बार नहीं करेंगे ना। तो अब हीट के लिए हमने क्या बनाया था, एक सिंबल था हमारे पास ट्राइंगल, इसे हम डेल्टा बोलते हैं। लास्ट क्लास में हमने जब हम पढ़ रहे थे क्या इंफॉर्मेटिव, मतलब ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बनाया रिएक्शन उसमें हम पढ़ चुके हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। फिजिकल स्टेट के बारे में देखते हैं, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है और ये गैस है, ठीक है। तो एक ये हो गया एग्जांपल, और भी एग्जांपल हम देख के चलेंगे। तो एग्जांपल नंबर 2, जो सेकंड एग्जांपल है वो एक नया एग्जांपल है, वो अगर हम पहले लिख लेते हैं, व्हेन पोटेशियम क्लोरेट heated, then potassium when potassium chlorate heated, then potassium chloride and oxygen gas is formed। ये KCl है, ओके। तो ये जो रिएक्शन इन्वॉल्व होगी इसमें क्या होगा, पोटेशियम क्लोराइड KClO3, ये है पोटेशियम क्लोरेट, ओके। इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, KCl प्लस में ऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो अब पोटेशियम क्लोरेट क्या है, पोटेशियम क्लोरेट एक सॉलिड है सब्सटेंस है, KCl भी एक सॉलिड है और ऑक्सीजन एक गैस है, ठीक है। तो अब यहाँ पर बैलेंसिंग अगर हम देखें, क्या ये बैलेंस है केमिकल इक्वेशन, नहीं। तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं आराम से, कैसे, यहाँ पे ऑक्सीजन को देखते हैं एक बार, यहाँ पर अगर देखें, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 2 और यहाँ 2, ये बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, ये हम देख सकते हैं कि इन दोनों एग्जांपल जो भी हमने देखे, इसमें पहले वाले में भी एक सिंगल प्रोडक्ट, 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट रिएक्टेंट, एक सिंगल रिएक्टेंट 2 या 2 से ज्यादा 2 प्रोडक्ट में डिवाइड हो रहा है, ऐसे नेक्स्ट वाला भी। चलो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल नंबर 3। तो जो थर्ड एग्जांपल है इसमें हम क्या करेंगे, फेरस, हीट द फेरस सल्फेट, अगर हम फेरस सल्फेट को अगर हीट करें तब क्या बनेगा, फेरस सल्फेट क्या होता है, फेरस सल्फेट का जो फॉर्मूला है FeSO4, ये है जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा। इसको अगर हम हीट करेंगे
तो क्या बनेगा, तब ये फेरिक ऑक्साइड बनाएगा। अब फेरिक ऑक्साइड और फेरस ऑक्साइड में क्या फर्क है, ये तो पता ही होगा अब तक। तो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, तो ये क्या है, ये है फेरस सल्फेट और ये है फेरिक ऑक्साइड। प्लस में क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड। सिर्फ इसके हमें इसके नाम ही नहीं जाने, क्योंकि ये एग्जांपल मैं बता दूं पहले, ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी, ये बहुत बार पूछ लिया जाता है, और क्यों पूछा जाता है वो हम जानते हैं, कि अगर हम फेरस सल्फेट को अगर हीट करें तो फेरिक ऑक्साइड बनता है, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक सॉलिड सब्सटेंस है, ये गैस है, ये भी एक गैस है। अब इसके बाद इसमें जो जानने वाली बात ये है, जो फेरस सल्फेट होता है ये कैसे रंग का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। और इसमें इसके बाद क्या होता है कि जो फेरिक ऑक्साइड होता है, जब हम इसको हीट कर देते हैं तो फेरिक ऑक्साइड होता है ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये जो सब्सटेंस है खाली इतना। और इसके बाद ये जो गैसेस हैं, ये गैसेस क्या होती है, ये इनका कोई रंग तो नहीं है, लेकिन ये एक बर्निंग, मतलब सल्फर को जैसे हम बर्न करते हैं ना, तो सल्फर को जैसे बर्न करने के बाद जैसे स्मेल आती है, एक अजीब सी स्मेल आती है, जो हमारे नाक की जो नाक है यानी जो नोज है उसके लिए पेनफुल होती है। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसकी पहचान करने के लिए, बर्निंग स्मेल ऑफ सल्फर। तो अब इसमें हम ये देखते हैं कि जो फेरस ऑक्साइड है, फेरस ऑक्साइड को अगर हम हीट करते हैं तो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है वो, और फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब इसके बाद यहाँ पर इस हमारी जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग अगर हम चले यहाँ पे, तो यहाँ पर उसमें एक एक्टिविटी है इसके ऊपर पूरी। तो उस एक्टिविटी में क्या बोला गया, अगर हम मान लो 2 ग्राम फेरस सल्फेट लें, चलो मैं एक्टिविटी थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ। चलो पहले हम एक बॉइलिंग ट्यूब लेते हैं। इस बॉइलिंग ट्यूब में हमने क्या करा, 2 ग्राम फेरस सल्फेट डाला, FeSO4, जो कि कैसे रंग का था, ये था ग्रीन कलर का, ठीक है। 2 ग्राम हमने फेरस सल्फेट डाल दिया और किस में डाला, बॉइलिंग ट्यूब में। तो बॉइलिंग ट्यूब क्या होता है, बॉइलिंग ट्यूब जैसे टेस्ट ट्यूब होती है ना, उसकी जैसी ही होती है, बस थोड़ी सी बड़ी होती है, ठीक है ना, साइज में। और उसको ज्यादातर हम कोई भी सब्सटेंस को बॉइल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो लिक्विड्स होते हैं या फिर कुछ उसको हीट करने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट ट्यूब को ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, बॉइलिंग ट्यूब को ऐसे उसमें करते हैं। तो जो बॉइलिंग ट्यूब है उसमें हमने फेरस सल्फेट को डाला, जो कि ग्रीन कलर का होता है। जो हमारी लैब्स होती हैं उसमें जो फेरस सल्फेट होता है उसका, वो सिर्फ FeSO4 नहीं होता, उसका जो पूरा फॉर्मूला होता है जो हमारी लैब्स में प्रेजेंट होता है, वो उसका फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2O। ये होता है पूरा, जो हमारे लैब्स के अंदर जो ग्रीन कलर का जो क्रिस्टल्स पड़े होते हैं ना फेरस सल्फेट के, उसका पूरा फॉर्मूला होता है FeSO4.7H2। और यहाँ पे जो 7H2 है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाया जाता है फेरस सल्फेट का। इसके बारे में हम और ज्यादा डीप पे जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है वो आगे अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है, जो 3rd चैप्टर में है। तो इसके बाद जो ग्रीन है, मतलब जो फेरस सल्फेट है, ये जो ग्रीन है, अब हमें इसको क्या करना है, इसको हीट करना है। तो हम क्या करेंगे, बर्नर के पास लेके जाएंगे, उसको हीट करेंगे। तो हम यहाँ पे मान लो नीचे बर्नर लेके आए और
ये बर्नर है और ये यहाँ पे आग निकल रही है, सपोज कर लो बर्नर। तो इसको अगर हम हीट करेंगे बॉइलिंग ट्यूब को, तो क्या होगा, इसमें से कुछ गैसेस निकलेंगी। और ये जो जब एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ना, इसमें हमें कुछ ध्यान भी रखने वाली बातें होती हैं कि ये जो जब भी हम किसी चीज को बॉईल करते हैं या फिर मतलब हीट करते हैं लैब्स के अंदर, तो उसका जो इसका जो एंड होता है ना, बॉइलिंग ट्यूब या फिर जिस भी हम मतलब एपरेटस में ये सब कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, उसका जो एंड होता है, जो ओपन एंड होता है, उसकी वो एंड हमारे फेस की तरफ ना हो और ना ही हमारे किसी नेबर के फेस या उसकी तरफ हो, मतलब फेस की या बॉडी की तरफ हो। ठीक है, ये सबसे पहले हमें इसमें ये ध्यान देने वाली बात है अगर हम किसी लैब में ये सब एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो उसके बाद अगर मान लो हम इसको बॉयल कर रहे हैं और इसका हमें पूरा ध्यान रखना है कि ये हमारे फेस या दूसरे किसी के फेस की तरफ ना हो, इसका जो एंड है। और हीट करने के बाद क्या होगा, इसको ये क्या हो ये फेरिक ऑक्साइड बना देगा। ये सीधा ब्राउन कलर नहीं देगा। यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि ये ग्रीन कलर से सीधा ब्राउन कलर हमें नहीं देगा, पहले ये थोड़ा सा पहले ग्रीन से व्हाइट देन ब्राउन, और ब्राउन होते ही हमें पता चल जाएगा कि ये क्या है, फेरिक ऑक्साइड बना है। ओके, और फिर इसके बाद इसमें से जो ये गैस निकल रही है, इस गैस की जो स्मेल होगी वो कैसी होगी, बर्निंग ऑफ सल्फर की जैसी स्मेल होगी। जैसे सल्फर को हम जलाते हैं, तो मैंने बता ही दिया है कि नाक को हमारे लिए पेनफुल होती है वो। तो इसको हल्का हल्का सा मतलब स्मेल करने के लिए अगर जब हम लैब्स में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हल्का हल्का सा हम क्या करते हैं, नाक की तरफ हल्का हल्का लेके जाते हैं, बिल्कुल एकदम से सारा नहीं लेके जाते, हमारी नाक के लिए बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है ये चीज। तो ये हो गया पूरा इसका एक्सपेरिमेंट। ओके, और ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि रिएक्शन लिखो या फिर कलर चेंज हो रहा है, यहाँ पे कलर रिएक्शन चेंज इन कलर जो हमने पढ़ा था उसके बारे में भी ये रिएक्शन एक है। तो ये हो गया सारा। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3 था, पहले इस तरफ का मिटाया था, फिर एग्जाम्पल 4 करते हैं। तो इसके बाद जो एग्जाम्पल 4 है वो है लेड नाइट्रेट को अगर हम हीट करें तो। लेड नाइट्रेट, अब मैंने जो लास्ट क्लास में जो बेसिक रहा था उसमें मैं आई थिंक लेड बताना भूल गया, तो पता नहीं, मुझे मेरे याद नहीं आ रहा, मैंने बताया था नहीं। लेड जो होता है लेड नाइट्रेट, लेड की वैलेंसी 2 होती है, याद रखना। ओके, तो जो लेड नाइट्रेट है इसको हम लिखे थे लेड नाइट्रेट। ठीक है, अगर हम लेड नाइट्रेट को अगर हीट करें, ओके, इसमें पोटेशियम क्लोरेट, एक चीज हम यहाँ पे भूल गए, यहाँ पे हम एक कैटलिस्ट इस्तेमाल करते हैं मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये भी याद रखना। हीट द लेड नाइट्रेट, अगर हम लेड नाइट्रेट को अगर हीट करते हैं तो वो केमिकल रिएक्शन क्या होगी, पहले हम वो लिख लेते हैं। तो वो होगी PbNO3 ट्वाइस, और इसको अगर हम हीट करेंगे तो ये बनाएगा PbO प्लस में NO2 प्लस में ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये सब बना देगा। अब इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये सॉलिड होगा, ये गैस होगी, ये गैस होगी। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पे थोड़ा साइड में, ये सॉलिड होगा, ये भी सॉलिड होगा, ये गैस, ये गैस। ओके, क्या ये बैलेंस्ड है? हाँ, ये बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम देखते हैं नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन यहाँ पे देखो, ऑक्सीजन कितने हैं, लेड 1 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2 2 1, 5 ऑक्सीजन है। ओके, तो इसको हम फिलहाल डायरेक्ट ही कर लेते हैं, यहाँ 2 और यहाँ 4।
ठीक है, तो ये हो गया बैलेंस। अच्छा, हमने पहले वाली भी बैलेंस नहीं करी। यहाँ लो Fe2O3 2 SO4 2 ऑक्सीजन 8 3 2 5 3, ठीक है, ये बैलेंस होगी। तो अब इसमें आते हैं। अब ये जो है, इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, इसका पहले हम नाम लिख लेते हैं। ये है लेड नाइट्रेट, और ये है, इसका नाम क्या है, लेड मोनो ऑक्साइड। इसका है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसका तो हमें पता ही है ऑक्सीजन गैस है। अब कुछ इनकी खास बात, जो लेड नाइट्रेट होता है ये कैसे रंग का होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है। और इसके बाद ये जो लेड मोनोऑक्साइड है ये कैसे रंग का होता है, ये होता है येलो। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस बन रही है यहां पर, वो कैसे रंग की होती है, वो होती है ब्राउन गैस होती है, ठीक है। अब इसके लिए भी हमारी जो एनसीईआरटी उसमें भी एक एक्टिविटी में है, तो उस एक्टिविटी में क्या बता रखा है, चलो देखते हैं। हम एक बॉयलिंग ट्यूब लेंगे। बॉयलिंग ट्यूब में हमने क्या करा, थोड़ा सा क्या डाला है यहाँ पे, ये है हमारी बॉयलिंग ट्यूब, और इसमें इधर हमने डाला लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, ओके। तो अब इसको हमने हीट करना है, तो हीट करने के लिए हमें वापस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम बर्नर लाएंगे और इसको हीट करेंगे। ये बर्नर हो गया, और इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये कैसे रंग का है, कलरलेस। और इसमें से फिर कुछ गैस निकलेगी, और ये होगा NO2, जो कि कैसे रंग की होगी, ब्राउन कलर की गैस है। सिर्फ यही निकलेगी, साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी, साथ में ऑक्सीजन गैस भी निकलेगी, प्लस में O2 भी निकलेगी, ठीक है। तो अब इसमें ये जो ऑक्सीजन गैस निकल रही है और ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ब्राउन कलर की है, देखो हमें कैसे पता चलेगा कि ब्राउन कलर की गैस है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ही होगी। मतलब कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर हमें कैसे पता चलेगा इसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस ही है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू ये है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है कि जो कोई भी एक ऐसी गैस जिसकी जो ब्राउन कलर की है उसके ज्यादा चांसेस है कि वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जो लेड मतलब हमने यहाँ गर्म किया, ये कलरलेस था, इसके बाद ये कैसे रंग का हो जाएगा, ये कलरलेस से कैसे रंग का हो जाएगा, येलो कलर का। और ये येलो कलर का मतलब बाद में ये रिएक्ट करने के बाद आफ्टर ये क्या बना लेगा, PbO बना लेगा, जो कि येलो कलर का होगा, ओके। तो ये रिएक्शन भी हमें अच्छे से याद रखनी है। तो ये रिएक्शन ज्यादातर पूछी जाने वाले में से एक रिएक्शंस होती हैं। अब इसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट पर। ये हमारे फोर्थ एग्जांपल था किसके ऊपर, हीट के ऊपर। हम हीट ही देख रहे थे जब से, यानी कि थर्मल रिएक्शन के ऊपर, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसे हम कहते हैं। अब इसके बाद हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में भी देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस की क्या होता है, और मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के एग्जांपल्स मेनली, ओके। तो पहले इसको मिटा देते हैं सिर्फ का। तो नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। तो डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं सबसे पहले। तो फिर
एग्जाम्पल, इसमें हम क्या देंगे, जो वाटर है H2O जो कि लिक्विड फॉर्म में है, इसमें इसको अगर हम इलेक्ट्रिसिटी से पास करें तो हमें क्या मिलेगा, H2 प्लस O2। फिलहाल तो ये क्या है, देखो हमने अभी तक क्या देखे थे, हम पहले उल्टा पढ़ रहे थे। जैसे हमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या देखा, H2 प्लस O2 जो दोनों गैसेस थी क्या बना रही थी, वो वाटर बना रही थी। अब यहाँ पर हम उसका बिल्कुल अपोजिट देख रहे हैं कि वाटर H2 और O2 का गैस बना रहे हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या फिर जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट है। तो हम ऐसे एग्जांपल देके भी इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये एक हमारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, तो इसको हम आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों है। एग्जांपल देखिए, ओके। तो इसके बाद अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले एक मग ले लेते हैं, प्लास्टिक मग कह सकते हैं हम इसे, ठीक है। और या फिर हमने एक बिग प्लास्टिक मग ही, ठीक है, छोड़ो। अब इसमें यहां पे हमने अब इसमें यहाँ पे हम ये कर देंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रोड बना देंगे, ये वायर हो गए, इन वायर को हमने एक बैटरी से जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब इसमें पहले थोड़ी नेमिंग कर लेते हैं। ये है हमारी मान लो 6 वोल्ट की है बैटरी हो गई। ये क्या है, ये वायर है, और ये हमारा नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का। और जो नेगेटिव टर्मिनल से अटैच्ड है इस इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कैथोड। और जो पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड, ओके। तो इसके बाद ये, और ये जो हमने यहाँ पे बीच में ये जो लिक्विड फिल कर रखा है, ये क्या है, ये है हमारा वाटर H2O, ये है H2O लिक्विड फॉर्म में, ओके। तो और ये जो ऊपर है ये ग्लास, मतलब ग्लास ट्यूब्स कह सकते हो। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पे जो एक की भी बना लेते हैं, की अभी कैसी है, की ऑफ है, जो हमारा जो स्विच है स्विच ऑफ है। स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के बाद क्या होगा, एक मिनट, इसके अंदर थोड़ा सा पानी यहाँ तक फैल रहा है, ये वाटर पंप थोड़ा ऐसा, इसमें यहाँ तक वाटर, यहाँ तक इसके अंदर भी फैल है, ओके। तो अब आगे अगर जैसे हम स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करने के बाद क्या होगा, यहाँ पे पूरा एक सर्किट ज्वाइन हो जाएगा। सर्किट ज्वाइन होने के बाद यहाँ पर ये जो वाटर है, वाटर क्या होगा, H2 और O2 में स्प्लिट हो जाएगा, ओके। और H2 और O2 में स्प्लिट होने के बाद कैथोड पर, यहाँ पे कैथोड जो है, ये जो रॉड है, इधर कुछ बबल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और कुछ यहाँ पे ऐसे ही एनोड में वाले के भी आसपास यहाँ पे बबल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो बबल है, ये बबल किसके बने होंगे, ये जो बबल है, बबल फिल्ड विद, ये वाला जो बबल है जो कैथोड पर है, वो किससे फिल्ड होगा, वो होगा हाइड्रोजन गैस से, फिल्ड विद हाइड्रोजन, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं एट कैथोड, ओके। एट कैथोड हम देख सकते हैं बबल फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस। और यहां पर मैं इधर शो कर देता हूं,
बबल फिल्ड विद ऑक्सीजन गैस, ठीक है, एट एनोड। एनोड पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीजन गैस के बबल बनेंगे, ठीक है। तो ये बात हमें याद रखनी है यहाँ पे। तो इसके बारे में अगर और ज्यादा डिटेल में जानना है, वो जब मैं रिफाइनिंग कराऊंगा, रिफाइनिंग में इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में कराऊंगा थर्ड चैप्टर में, और ज्यादा डीप में बताऊंगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल इसके लिए इतना यहाँ पर, ठीक है। और इसके बाद हम और एग्जाम्पल लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, सिर्फ यही क्यों ले, और भी तो ले सकते हैं, है ना। तो और एग्जाम्पल इसका, ये हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था इलेक्ट्रिसिटी से, और एग्जाम्पल 2 सेकेंड एग्जाम्पल में हम क्या लेंगे, सेकेंड एग्जाम्पल में हम लेंगे NaCl, मतलब जो सोडियम क्लोराइड है NaCl लिक्विड फॉर्म में, इसमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, यानी कि इसका भी हम इलेक्ट्रोलिसिस करें इसी तरीके से, तो क्या होगा, यहाँ पे सोडियम सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट होगा। कहां पर डिपॉजिट होगा सोडियम, कैथोड पे, एनोड पे। जो सोडियम है वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा, ओके। जो सोडियम है वो कैथोड पे डिपॉजिट होगा, और साथ में एक गैस इवॉल्व होगी, क्लोरीन गैस, जो कि कहां से लिबरेट होगी, वो एनोड से लिबरेट हो जाएगी, ओके। इसका एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एग्जांपल 3। जो थर्ड एग्जांपल है वो एल्यूमिनियम Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का लेंगे, जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा। इसको भी इलेक्ट्रिसिटी से पास कराएंगे, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, एल्यूमिनियम सॉलिड फॉर्म में, प्लस में ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगी। बैलेंस कर लेना, बैलेंसिंग कब सीख ही चुके हो, तो बैलेंस को आसानी से कर सकते हो। तो अब इसमें भी एल्यूमिनियम जो है, जो मेटल है, वो कहां पे डिपॉजिट होगा, कैथोड पे, और जो ऑक्सीजन गैस है वो कहां से निकलेगी, एनोड से, ओके। अब यहां पर एक सवाल ये उठता है कि जो हम इन मेटल्स को लिक्विड फॉर्म में ही क्यों ले रहे हैं। ये जो इसका जो जवाब है वो सिंपल सा है कि ये सोडियम और जो एल्यूमिनियम है, ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और ये अगर हम इनका अगर एक्वस सॉल्यूशन लेने की कोशिश करें, तो जैसे ही सोडियम मेटल बनेगा वो वाटर के साथ रिएक्ट करके ब्लास्ट करेगा, तो हमें लिक्विड फॉर्म में लेना है, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, क्या था हमारा, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी भी हो गया, अब डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, तो उसको मिटा देते हैं। तो जो नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट। तो ये हमारा आज का लास्ट होगा, फिर थोड़ा बहुत और देखते हैं। डिकम्पोजिशन बाय सनलाइट, इसमें सबसे पहले हमें एक एग्जांपल ही लेते हैं, तो एग्जांपल जल्दी कर देंगे। एग्जांपल 1, जो हमारा एग्जांपल है वो क्या होगा, इसमें जो क्या कहते हैं, AgCl प्लस AgCl को अगर हम, यानी जो सिल्वर क्लोराइड है उसको अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखें, तो क्या होगा, सिल्वर मेटल अलग हो जाएगा, प्लस में क्लोरीन गैस अलग निकलेगी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले हमें ये पता होना चाहिए जो सिल्वर क्लोराइड होता है ये कैसे रंग का होता है। ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये भी सॉलिड फॉर्म में, वो गैस है, ये सॉलिड ये गैस है, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड जो है वो व्हाइट कलर का होता है, ओके। और जो सिल्वर बनता है वो सिल्वर कैसे रंग का बनता है, सिल्वर होता है ग्रेइश व्हाइट, सिल्वर जो होता है वो ग्रेइश व्हाइट होता है,
ओके। और क्लोरीन गैस जो बनती है वो क्लोरीन गैस कैसे रंग की होती है? पेल या फिर सिर्फ येलो कह लो, येलो कलर की गैस होती है, ठीक है। अब इसके लिए भी हमारे जो एनसीईआरटी है उसमें एक छोटी सी एक्टिविटी है, क्या कि अगर हम किसी एक वॉच ग्लास में, वॉच ग्लास ऐसा होता है, वॉच ग्लास एक ऐसा मतलब कांच का एक पीस होता है बस, जो कर्व शेप का होता है, ठीक है। उसमें क्या करेंगे हम, टुकड़े डाल देंगे किसके? AgCl के। ये हमने AgCl डाल दिया और सनलाइट की प्रेजेंस में इसको हम छोड़ देंगे, सन की प्रेजेंस में। और सनलाइट में क्या हो जाएगा कि हम पहले ही हम देखेंगे कि व्हाइट कलर का है, फिर बाद में वो ग्रेइश व्हाइट कलर का हमें एक सब्सटेंस मिलेगा, तो वो क्या होगा? सिल्वर होगा। बस ये छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट है। तो अब इसके बाद इसका एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एग्जांपल 2 जो है इसका, वो क्या है? वो सेम इसी की तरह ही है, AgBr, यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को अगर हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखें तो क्या बनाता है? Ag+Br2। जो येलो, इसको हम येलो ग्रीन गैस कह देंगे, ठीक है। हाँ, तो अब यहां पर हर एक की थोड़ी प्रॉपर्टीज देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। AgBr कैसा दिखता है? AgBr पेल येलो कलर का होता है, ठीक है। और Ag अभी हमने ऊपर देख लिया, ग्रेइश व्हाइट होता है। और Br2 ब्रोमीन कैसा होता है? रेड ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। ये गैस है, ये सॉलिड, ये सॉलिड, ये गैस। अब ये जो रिएक्शंस होती हैं, इन रिएक्शन का एक इस्तेमाल भी होता है, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटो, जो फोटोज हम खींचते हैं ना, जो कैमरे से जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज जो खींचते हैं, तो उनमें इसका इस्तेमाल होता है, ओके। और इसके बाद ये तो सारे के सारे हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे खत्म हो जाती है उसी एग्जांपल्स के साथ। इसके बाद जो हमें जानना है कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसका हमारे लिए यूजेस क्या क्या है, उसके इस्तेमाल क्या क्या है हमारे लिए। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, सबसे पहले एक तो ये इस्तेमाल है उसका कि कोई भी जो मेटल है वो ज्यादातर मेटल्स जो होते हैं उसमें उनके जो नेचर से जैसे पाए जाते हैं, उनसे हम उनको मेटल को फाइंड कर सकते हैं, मेटल को निकाल सकते हैं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, हमें पता है कि सोडियम क्लोराइड नमक जो है हमें बहुत आसानी से मिल जाता है, उससे हम सोडियम मेटल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम मेटल हमें मिल जाएगा। ऐसे देखो हम एल्यूमिनियम मेटल निकाल सकते हैं, ऐसे हम सिल्वर निकाल रहे हैं। तो मतलब हम बहुत आसानी से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर ओर, या फिर जो भी उनके जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जो नेचर में वहां पे प्रेजेंट हमें बहुत आसानी से मिल सकते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि हमारे अंदर, मतलब हमारी बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहां पर होती है या कैसे होती है। हमारी बॉडी में सिंपल सा है, जो हम डाइजेशन करते हैं, यानी जो डाइजेशन प्रोसेस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। अब ये कैसे होती है? जब हम कुछ भी खाते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में ही बताया था, हम कुछ भी खाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है जो कि स्टार्च। जो स्टार्च होता है वो ग्लूकोज का एन टाइम्स होता है, ये समझ सकते हैं, एक लंबी चेन होती है ग्लूकोज की। और डाइजेशन के बाद वो क्या होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एक ग्लूकोज में नहीं, बहुत सारे ग्लूकोज में, यानी कि एक सब्सटेंस बहुत सारे सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, ओके। तो ये क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सब्सटेंस का दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में कन्वर्ट होना ही क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसी का एक और एग्जांपल हम आगे लेते हैं। जब हम कुछ मतलब डाइजेस्ट करते हैं, तो डाइजेस्ट करने के बाद जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन भी एक अमीनो एसिड की बहुत लंबी एक चेन होती है। तो प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड्स में टूट जाता है, ठीक है, स्प्लिट हो जाता है। तो ये भी क्या है? हम कह सकते हैं ये एक मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और इसके बाद यहाँ पे हम मतलब पूरा ही खत्म करते हैं, जब ये वाला जो टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। धन्यवाद।